अरे वाह! सारी गाय और बकरियों ने भरपेट खाना खा लिया है। अब रात को इन्हें चारा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो बड़ा वाला बकरा कितना बड़ा हो गया है। कल दूसरे गांव जाकर इसे बेच आऊंगी और उसी पैसे से कितने दिनों का राशन आ जाएगा। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि पिछली बार मैंने कब मसालेदार सब्जी और चावल खाए थे। वैसे भी महीनों से ये फल फूल खा खा कर ऊब गई हूँ। बस आज की रात नैना फल फूल खाकर के गुजार दे। कल तो जो मनाए वो खाना। काश मैं भी कुछ काम कर पाती तो स्वादिष्ट मन चाहे भोजन खा पाती, खुल के जी पाती। पर क्या कर सकते हैं, मेरे मनहूस होने के कारण मुझे सारे गांव वालों ने गांव से निकाल दिया। पर कोई बात नहीं, अब तो मुझे बस कल का इंतज़ार है। अरे हाँ, याद आया, कितने दिनों से मैं मंदिर नहीं गई। पिछली बार जब मैं गई थी तो मरते मरते बची थी। उस दिन मैं उसे दिख जाती तो ना जाने क्या हो जाता। कल सवेरे 3 बजे ही मैं मंदिर जाके पूजा कर लूँगी। मुझे कोई देखेगा भी नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। और सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो दूसरे गांव जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर नैना सारी गाय और बकरियों को बांधकर सोने चली जाती है। अगली सुबह 3 बजे उठकर नैना मंदिर की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे दूर से ही मंदिर दिखने लगता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो मंदिर पहुंच जाती है। तभी मंदिर से आते मुखिया की नज़र नैना पर पड़ जाती है। मुखिया नैना को देखकर कहता है, छी छी छी, मैंने तुझ जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। हे भगवान, ना जाने सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली मैंने। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब लोगों को खाने पे तुली हुई है। आज ना जाने मुझ पे कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। तुझे कितनी बारी कहा है मनहूस, गांव में आना तो दूर, तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए गांव वालों को। पर मुखिया जी, मैं तो बस मंदिर में भगवान के दर्शन करने आई थी। मैं दर्शन करके तुरंत ही चली जाऊंगी। तुझ जैसे मनहूस जो सुबह सुबह मंदिर चली गई ना, तो हमारे भगवान के भी दिन खराब हो जाएंगे। मैं कहता हूँ चली जा यहाँ से। मुखिया जी, मैं बस एक बार भगवान के दर्शन कर लूं। आपको मुझे जाने के लिए नहीं कहना पड़ेगा, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुझे इतनी देर से जाने को कह रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? अब मेरे सब्र का बांध टूटा जा रहा है। इससे पहले कि मैं सारे गांव वालों को बुला लूं और वो तुझे मार मार के यहाँ से भगाए, उससे पहले तू यहाँ से चली जा। मुखिया की ऐसी अमानवीय व्यवहार और बातें सुनकर नैना दुखी मन से वहां से चली जाती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकूंगी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। नैना खुद से बातें करते हुए उदास मन से अपने घर पहुंचती है। वो फूलों की टोकरी घर में रखकर सारी गाय और बकरियों को खाने के लिए चारा देती है। अब मुझे बकरा लेकर दूसरे गांव की ओर निकल जाना चाहिए। यदि जाने में देरी हो गई तो वापस आते आते रात हो जाएगी। इतना कहकर नैना बकरे को लेकर दूसरे गांव की ओर चल देती है। अब बाजार में जल्दी अच्छे दामों से बकरा बेचकर गांव की ओर जाने लगती है। नैना दिन भर की भाग दौड़ से बहुत थक जाती है। हाँ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। प्यास से मेरा गला भी सूखा जा रहा है। यहीं पास में एक नदी है, क्यों ना मैं नदी के रास्ते होते हुए जाऊं? नदी से होते हुए जाऊंगी तो मैं पानी भी पी लूंगी और उस रास्ते से घर भी जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा।
नैना नदी की ओर चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद नैना नदी के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की ओर बढ़ती है, उसे एक लड़के के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आह आह बचाओ मुझे, बचाओ, आह आह। अरे ये क्या? ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ है। लगता है कोई मुसीबत में है। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? कौन है? आह आह बचाओ मुझे, बचाओ। तभी जंगल से खून से लथपथ घायल अवस्था में दौड़ता भागता और चिल्लाता राजकुमार नैना के पास आता है। वो नैना को देखते ही दर्द से कराहते हुए उससे मदद मांगता है। बचाओ मुझे, बचाओ। हे देवी, आप जो भी हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। हे वीर पुरुष, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं और आपकी ये दशा किसने की? मैं इसी राज्य का राजकुमार हूँ। मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए आया था, पर ना जाने कैसे हमारे दुश्मन पड़ोसी राज्य को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे साथ आए हुए 3 सैनिकों को भी मार दिया है। हम किसी तरह अपनी जान बचा के भाग आए और उसी में हम बुरी तरह से जख्मी हो गए और आप यहाँ पर दिख गई। आप चिंता न करें राजकुमार, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कुछ दूरी पर मेरी कुटिया है, आप मेरे साथ चलिए। आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। चलिए राजकुमार, इससे पहले कि आपका ये घाव और भी भयानक और विस्मयी हो जाए, उससे पहले ही इन घावों पर आपको लेप लगा दूं। फिर नैना राजकुमार को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। तभी नैना और राजकुमार को किसी के आने का अंदेशा होता है। नैना डर जाती है और मन में सोचती है, अंधेरा होने को आया है, भला कौन आ रहा है इधर? और आज तक तो किसी को इधर आते जाते नहीं देखा। फिर अचानक से आज, कहीं ये वही पड़ोसी देश का दुश्मन सैनिक तो नहीं जो राजकुमार को ढूंढते हुए आ रहा है? नैना जल्दी से गौशाला जाकर गौशाला में रखी घास में राजकुमार को छिपा देती है और घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी दुश्मन सैनिक भी वहां आ जाते हैं। ए लड़की, इधर कोई लड़का आया है क्या? कौन लड़का? आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। देख लड़की, वो लड़का इसी ओर भाग के आया है। तूने देखा है तो बता दे, वरना उस लड़के के साथ तू भी जान से जाएगी। अरे कहाँ ना, कोई नहीं आया यहाँ। बेकार में ही तुम लोग अपना टाइम खोटी कर रहे हो। जाओ, जाकर कहीं और ढूंढो उसे, नहीं तो दूर निकल जाएगा। मुझे परेशान मत करो। रुको, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की राजकुमार को यहीं कहीं छिपाई हुई है, तभी तो जाने के लिए कह रही है। चलो एक बार तलाशी लेते हैं, क्या पता कहीं अंदर में छुप कर बैठा हूं। हाँ चलो देख ही लेते हैं। अरे अरे, तुम लोग अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? मैंने कहा ना, कोई नहीं है अंदर। सैनिक अंदर जाते हैं, पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिलता। थक हार कर सैनिक वहां से चले जाते हैं। सैनिक के जाते ही नैना कहती है, हाश, बच गए। अच्छा हुआ मैंने राजकुमार को गौशाला में छुपा दिया। चलो तुरंत जाकर राजकुमार को घास से बाहर निकाल लाती हूँ। राजकुमार, आप ठीक तो हैं ना? चलिए अंदर चलिए, मैं आपके घावों पर लेप लगा देती हूँ। फिर नैना राजकुमार को अंदर लेकर जाती है और उसके सारे जख्मों पर लेप लगा देती है। राजकुमार, मैंने आपके सारे जख्मों पर लेप लगा दिया है और सुबह तक तो आधे से ज़्यादा जख्म भर भी जाएंगे। आप चिंता की कोई बात नहीं है। रात भी बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। मैं भी गाय को चारा देकर यहीं पर नीचे सो जाऊंगी। राजकुमार सो जाता है और नैना भी गाय को चारा देकर सोने चली जाती है।
धीरे धीरे रात बढ़ती है और सुबह हो जाती है। सुबह सुबह गाय और बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। गाय और बकरी की आवाज से नैना की नींद खुल जाती है। अरे, आज इतनी सुबह सुबह गाय और बकरियों को क्या हो गया जो इतनी आवाज कर रही हैं? रात को तो मैंने चारा डाला था। चलो जाकर देखती हूँ। नैना जैसे ही बाहर निकलती है और देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से राजकुमार भी बाहर आ जाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? भला तुम इस बेचारी की गाय और बकरियां क्यों लेकर जा रहे हो? ये तो तुम इस मनहूस से ही पूछो। इसको कल मना करने के बाद भी मंदिर में चली गई और सुबह सुबह मुखिया जी ने इस मनहूस का चेहरा देख लिया। जब वो घर गए तो उनके दोनों गाय मर चुकी थी। इसीलिए हम लोग इस गाय और बकरियों को लेकर जा रहे हैं और इसके किए की सजा इसको दे रहे हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इस लड़की के चेहरे देखने से मुखिया की दोनों गाय मर गई? ये कैसा अंधविश्वास है भला? किसी के चेहरा देखने से किसी की गाय मरने से उसका क्या ताल्लुक है? मैं ऐसे किसी अंधविश्वास को नहीं मानता हूं। अंधविश्वास? जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा लड़के। हमें क्या, हमने अपना काम कर लिया। हाँ, हम चलते हैं। और हाँ, आज के बाद तू कभी फिर उस गांव में दिख मत जाना, समझी? निर्लज लड़की। नैना, ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा अमान्य व्यवहार कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? पर तुम परेशान मत हो। मैं यहां के राजकुमार होने के नाते ये साबित कर दूंगा कि तुम कोई मनहूस नहीं, और मनहूस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा, अभी तो मैं चलता हूं। राजमहल में सब परेशान हो रहे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। मैं चलता हूं। राजकुमार वहां से चले जाते हैं। नैना आंगन में ही खड़े होकर उदास मन से गौशाला की ओर देखते हुए कहती है, काश मैं कल मंदिर नहीं गई होती तो आज मेरी गाय और बकरियां मेरे पास होती। नैना पूरे दिन आंगन में बैठकर उदास मन से गौशाला की ओर देखती रहती है। हर दिन की तरह आज का दिन भी बीत जाता है और सुबह हो जाती है। देखो तो जरा इस बेशरम लड़की को, तनिक भी लाज नहीं है। मेरी दोनों गाय मर गई, यहाँ आराम से सो रही है ये। अबे ओ मनहूस लड़की! जी जी मुखिया जी, आप यहाँ? मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही है? हाँ, कहाँ है वो तेरा यार? कल मेरे आदमी के सामने भी बड़ी जुबान चला रही थी ना तू? हाँ, एक तो तेरी वजह से मेरी दोनों गाय मर गई और तू यहाँ अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। हाँ? मेरे नुकसान की भरपाई तो तुझे करनी ही पड़ेगी। मुखिया जी, मेरे पास कोई धन नहीं है जिससे मैं आपके नुकसान की भरपाई कर सकूं। मैं तुमसे कोई धन नहीं मांग रहा हूं। हम सारे गांव वालों ने कल बहुत विचार किया है और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तुम हमारे गांव और राज्य के लिए अशुभ हो, जिस कारण तुम्हें इस गांव और इस राज्य को छोड़कर जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। पर मुखिया जी, मैं इस गांव और इस राज्य को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया कीजिए मुखिया जी, मुझे एक मौका दीजिए मुखिया जी। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं उस गांव में कभी वापस नहीं जाऊंगी। हमने पहले ही तुझे एक मौका दिया था, पर तुमने गांव वालों की बात ना मानकर वो मौका भी गवा दिया है। हम गांव वाले की बात ना मानकर गांव वालों की अवहेलना कर रही हो तुम, पर अब तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना ही होगा। पर मुखिया जी, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मुझ पर तरस खाइए मुखिया जी। नैना और गांव वालों के बीच बहस चल ही रही थी कि तभी वहां दो सैनिक आ जाते हैं। क्या आप नैना जी हैं? हाँ हाँ, यही है वो मनहूस नैना। अच्छा, तो आप हैं नैना जी। हमने आपको कहां कहां नहीं खोजा। आपका पता बताने को कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। अब आपको हमारे साथ जाना होगा देवी। महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है। देखा मनहूस,
तेरी मनहूसियत की असर पूरे राजमहल में हो रही है। देखा तुम लोगों ने, देखा तुमने। हम लोग तो फिर भी तुम्हें जाने दे रहे हैं पर लगता है तुम्हारी किस्मत में आजादी नहीं, फांसी ही लिखी है तभी तो महाराज ने तुझे महल में बुलाया है। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्हें तो इसीलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि राजकुमार इन्हें अपनी पत्नी के रूप में चुना है और इनसे विवाह करना चाहते हैं। ये क्या बेहुदा मजाक है। राजकुमार इस मनहूस निर्लज से शादी करेंगे? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, यह सच है। अब आप चलिए देवी, आपको जल्द से जल्द महल बुलाया गया है। जी चलिए। तो ये लड़की है जिसके विषय में आप बात कर रहे थे राजकुमार? हाँ पिताश्री, यही है वो जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है पिताश्री। महाराज ठीक कह रहे हैं। राजकुमार एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा ये लड़की मनहूस है। मुझे ये बात भली भांति पता है मुखिया जी। क्या कहा? पता है? फिर भी आप इसे विवाह क्यों करना चाहते हैं राजकुमार? क्योंकि मैं अंधविश्वास में नहीं मानता हूं मुखिया जी। नैना एक मनुष्य है और ये एक अंधविश्वास है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इस राज्य के राजकुमार होने के नाते इस अंधविश्वास को खत्म करना मेरा कर्तव्य है। आप गलत समझ रहे हैं राजकुमार। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये नैना जिसके भी साथ रहती है उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। अभी भी वक्त है राजकुमार, आप इस राज्य से इसे बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो एक दिन ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। यह सच नहीं है मुखिया जी। आपने कहा नैना जिसके भी साथ रहती है उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता है, पर वो नैना ही है जिसने मेरी जान बचाई थी। आपकी जान बचाई थी? हम कुछ समझे नहीं। जब हम जंगल भ्रमण करने के लिए गए थे तभी पड़ोसी देश के दुश्मन हम पर हमला कर चुके थे और मैं पूरी तरह से जख्मी हो गया था। तब नैना ने ही मेरी मदद की थी और अपनी सूझबूझ से मेरी जान बचाई थी। अन्यथा आज हम सबके साथ यहां उपस्थित ना होते। यदि ये लड़की मनहूस होती तो आज मैं भी मर चुका होता, पर इनके आने से संकट आने के बदले संकट टल गया। ये क्या कह रहे हैं राजकुमार जी? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है किस मनहूस ने आपकी जान बचाई है। आप एक बार पुनः सोच लीजिए राजकुमार, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हमने सोच लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है नैना, आज से तुम हमारे साथ हमारे राजमहल में रहोगी। हम तो आपका ऋण उतारना चाहते हैं। आपने हमारे दुश्मनों से हमें बचाया है। पर राजकुमार, मेरे होने से यहाँ पर कुछ बुरा हुआ तो? आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हम पे भरोसा रखिए। बस आज का दिन किसी तरह पार हो जाए, उसके बाद आपके सिर से मनहूस होने का दाग मिट जाएगा। राजकुमार के इतना कहने से नैना बहुत बेचैन हो गई और वो रात भर ठीक से सो नहीं पाई। पूरा एक दिन बीत जाता है पर कुछ भी बुरा नहीं होता। और अगले दिन मुखिया गांव वालों के साथ फिर आ जाता है। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि नैना मनहूस नहीं है। अब देखिए, पूरे एक दिन गुजर चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे आप नैना को मनहूस कह सकते हो। पर मुझे अभी इस पर यकीन नहीं हो रहा है। जब इसकी मां शादी करके आई थी तो अपने पति को खा गई, ये पैदा हुई तो अपनी मां को खा गई। जब इसको अनाथ आश्रम में डाला गया वहां पर इसे हफ्ता भी नहीं हुआ था और अनाथ आश्रम में आग लग गई। इसीलिए मेरा मानना यह है कि भले ही आज कुछ नहीं हुआ पर आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं राजकुमार? बस बहुत हुआ मुखिया जी। यकीन नहीं हो रहा है कि आप एक गांव के मुखिया होकर इन सब बातों पर यकीन कर रहे हैं। आप भला किसी को भी कैसे मनहूस कह सकते हैं? और इसने तो मेरे पुत्र की जान बचाई है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे मनहूस कभी नहीं मानने वाला। पर महाराज, आप बात को समझ नहीं रहे हैं।
दोनों के बीच बहस चल रही थी। तभी अचानक वहां एक सैनिक आ जाता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? क्या अनर्थ हो गया? महाराज, किसी चोर ने राजमहल के राजकोष से बहुत सारा धन और एक जोड़ी पुश्तैनी, घोड़े की एक जोड़ी सफेद घोड़े सहित चुरा लिया महाराज। ये क्या बोल रहे हो तुम भला? इतने सैनिकों के होते हुए भी राजकोष को कोई हाथ भी कैसे लगा सकता है? ऊपर से पुश्तैनी घोड़ा भी गायब है। महाराज, मैंने कहा था, अब हो गया साबित। जिस राजकोष को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता वो भी चोरी हो गया, वो भी तब जब ये मनहूस लड़की इस राजमहल में आई है। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना महाराज? ये आप क्या कह रहे हैं? अब भला चोर ने चोरी की है तो इसमें नैना की क्या गलती है? नैना की बस ये गलती है कि वो इस राजमहल में आई, जिस वजह से राजमहल में चोरी हुई। ये लड़की एक मनहूस है, वो जब भी जाती है वह जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता ही है। ये बात आप समझ नहीं रहे हैं राजकुमार। मैं ये मानना तो नहीं चाहता, पर ये सारी घटना इसी बात की गवाह है कि ये लड़की नैना एक मनहूस है। पिताश्री, आप भी? बात समझने की कोशिश कीजिए राजकुमार। मुखिया जी सच कह रहे हैं। यदि ये लड़की मनहूस नहीं है तो क्यों इसके आते ही राजमहल में राजकोष से चोरी हुई है? इसके आने से पहले क्यों नहीं? हो सकता है ये सब एक इत्तेफाक हो। नैना, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, इस बात के लिए मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा, पर तुम्हें अब यहां से जाना होगा। नहीं पिताजी, ये गलत है। यदि आप सबको यह लगता है कि नैना यहां थी इसीलिए राजमहल में चोरी हुई है तो ठीक है। मैं अकेले एक दिन नैना के साथ उसकी कुटिया में रहूंगा, जिससे साबित हो जाएगा कि नैना मनहूस है या नहीं। नहीं पुत्र, तुम इन सब चक्रों में नहीं पड़ो, अच्छा रहेगा। नहीं पिताश्री, इनका बहुत उपकार है हम पर। एक आखिरी मौका मांग रही है पिताश्री, इसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है, पर यह अंतिम बार है। यदि इस बार कुछ भी हुआ तो इस लड़की को गलती से भी मेरे सामने मत लेकर आना। इसके बाद नैना राजकुमार के साथ जंगल चली गई। मुझे क्षमा कीजिएगा राजकुमार, मेरी वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। इसमें क्षमा कैसी? मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या बीती होगी। रोज सबके ताने सुनना, गांव ना जा पाना, अकेले रहना। आपकी तकलीफ के सामने तो हमारी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं तो ठीक है। वैसे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे बहुत भूख भी लगी है। माफ कीजिएगा राजकुमार, मैं अभी आपके लिए फल तोड़ कर लाती हूँ। नैना घने जंगल के अंदर फल तोड़ने के लिए चली जाती है। इस तरह राजकुमार अकेले रह जाते हैं। खतरे से अनजान होकर वे नैना की राह देख रहे होते हैं। तभी अचानक से दो दुश्मन सैनिक वहां आ जाते हैं। राजकुमार का ध्यान नहीं होता है और वे सैनिक राजकुमार पर हमला कर देते हैं। राजकुमार बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद नैना वहां पर पहुंचती है। वो देखती है कि कुछ सैनिक राजकुमार को बेहोश करके ले जा रहे होते हैं। नैना चुपके से लाल मिर्च का पाउडर लेती है। नैना जल्दी से सैनिक के आगे जाकर उसकी आंख में मिर्च का पाउडर डाल देती है। जब तक दुश्मन सैनिक कुछ समझ पाते, उनकी आंख में मिर्च का पाउडर चला जाता है। दुश्मन सैनिक चिल्लाते और छटपटाते हुए वहां से भाग जाते हैं। राजकुमार, राजकुमार, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए राजकुमार। थोड़ी देर बाद राजकुमार होश में आते हैं। भगवान का शुक्र है आप होश में आ गए। आपको नहीं पता मैं कितना डर गई थी राजकुमार। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, यदि मैं आपको अकेले नहीं छोड़ती तो ये सब नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए नैना जी, गलती तो मेरी थी जो मैं अपना ध्यान नहीं रख पाया। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। ये जंगल है, कोई राजमहल नहीं। दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं। पर जो भी हो, आपने फिर से मेरी जान बचाई है नैना। पिताश्री मान ही जाएंगे।
तुम कोई मनहूस नहीं हो। अब हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। नैना जी, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछिए राजकुमार। तुम मुखिया को कब से जानती हो, और क्या सब जानती हो? राजकुमार, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, पर मैं जब छोटी थी तब लोगों को कहते हुए सुना था कि मेरे पापा और मुखिया जी बचपन के मित्र थे। बाबूजी के जाने के बाद से ही ये इस गांव के मुखिया हैं, और जहाँ तक मुझे याद है बचपन से इस गांव के मुखिया तो यही है। क्यों, क्या हुआ राजकुमार? आप मुखिया जी को लेकर इतना सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नैना जी, आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, बताइए क्या करना है मुझे। राजकुमार नैना को सारी बात समझा देते हैं। फिर दोनों महल की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों राजमहल पहुंच जाते हैं। नैना और राजकुमार को साथ देखकर सब हैरान रह गए थे कि इन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। मुखिया की नज़र राजकुमार के सर पर लगी हुई घाव पर जाती है। ये सब क्या है राजकुमार? आपके सर पर घाव कैसे? जी, ये मुझ पर दुश्मनों ने हमला किया था जब मैं जंगल में था तब। क्या दुश्मनों ने हमला किया था? देखा महाराज, मैंने कहा था ना, ये लड़की एक मनहूस है। इसके साथ जैते ही राजकुमार पर फिर से हमला हुआ है। वो तो भगवान की कृपा थी जो राजकुमार को कुछ नहीं हुआ है। नहीं मुखिया जी, जब मुझ पे हमला हुआ था तब नैना वहां नहीं थी। वो वहां होती तो मुझे पूरा यकीन है दुश्मन मुझ पे हमला ही नहीं कर पाता। इसके अलावा वो नैना ही है जिसके कारण मैं बच पाया हूं। दुश्मनों के हमले के बाद तो मैं बेहोश हो गया था, उसी ने मुझे दुश्मनों से बचाया है। भले ही नैना ने आपको बचाया हो, पर आप पर हमला इसीलिए हुआ क्योंकि ये मनहूस लड़की आपके साथ थी। आप समझ नहीं रहे हैं मुखिया जी। समझ तो आप नहीं पा रहे हैं राजकुमार। उस दिन भी इस लड़की के कारण ही हमारे राजकोष से खजाना की चोरी हुई है, और आज इसी लड़की की वजह से आप इसी हालत में हैं। महाराज के मुंह से नैना के लिए ऐसे अपशब्द सुनकर राजकुमार कुछ सोचते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। अब नहीं, अब समय आ गया है सच को सामने लाने का। नहीं पिताश्री, अभी तक आपने हमारी पूरी बात ठीक से सुनी नहीं है। आप यदि पूरी बात सुनेंगे कि नैना ने क्या किया है तो अभी तुरंत के तुरंत ये घोषित कर देंगे कि नैना कोई मनहूस नहीं है, एक अच्छी लड़की है। ऐसे भी क्या बात है जो राजकोष और आपकी जान से भी बड़ी है? आप नहीं जानते हैं पिताश्री, नैना ने क्या किया है। हमारे राजकोष के जो धन और एक नस्ल की जो जोड़ी सफेद घोड़े की चोरी हुई थी वो हमें मिल चुकी है। मैं बताता हूं ये सब कैसे हुआ। जब नैना फल तोड़ने जंगल के भीतर गई थी, उसने देखा वो सारे चोर राजकोष और घोड़े के साथ उसी जंगल में छिपे हुए थे। नैना ने जब देखा तो झूठ मूठ के जोरों से चिल्लाते हुए सैनिकों को बुलाने लगी, और वो मूर्ख चोर समझते हैं कि सच में नैना के साथ सैनिक हैं, और सारे चोर वहां से दुम दबा के भाग गए थे। इसी तरह नैना ने ही हमारे राजकोष और दोनों पुश्तैनी सफेद घोड़ों को चोरों से बचा लिया। हमने भी उन घोड़ों को और राजकोष की धन को वहीं जंगल में नैना के घर पे ही छुपा कर रख दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? क्या ये बात सच है? यदि आपको यकीन नहीं हो तो अभी हमारे साथ चल के उन खजानों और घोड़ों को आप देख सकते हैं पिताश्री। यदि ऐसा है तो हमने जो नैना के साथ दुर्व्यवहार किया है उसके बात बात पर मनहूस कहने के लिए हम बहुत ही शर्मिंदा है। हम अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। नहीं महाराज, सिर्फ क्षमा मांगने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी घोषणा करनी होगी कि नैना कोई मनहूस नहीं है। राजमहल में हो रही इस तरह की बातों से मुखिया डर जाता है और मन ही मन सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद राजकोष के धन और वो सफेद घोड़ों को दूसरे राज्य में बेच दिया था। मुखिया हड़बड़ाहट में बिना कुछ सोचे समझे कहता है, रुक जाइए महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है महाराज। ये लड़की मनहूस और बेशरम तो थी, अब झूठ भी बोलने लगी है। इसके पास कोई धन और पुश्तैनी घोड़ा नहीं है। ये झूठ बोल रही है। आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? महाराज, ये लड़की राजकुमार से शादी करने के लिए आप सबसे झूठ बोल रही है।
इसके पास कोई धन और सफेद घोड़ा नहीं है महाराज। ये आप कैसे कह सकते हैं? प्रमाण है आपके पास कोई कि नैना झूठ बोल रही है? क्योंकि महाराज ये सारा धन और पुश्तैनी सफेद घोड़ा मैंने ही चुराया है, अपने हाथ से दूसरे राज्य में बेच दिया। तो आप ही बताइए महाराज, नैना के पास कहां से पुश्तैनी घोड़ा और खजाना होगा? ये लड़की झूठ बोल रही है महाराज। सुन लिया महाराज आपने, ये सब इसी मुखिया का किया धरा है। क्यों रे मुखिया, ये सब तूने किया है? पर क्यों? नहीं महाराज, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया महाराज। मैंने चोरी नहीं की है महाराज। महाराज ये मुखिया क्या बोलेगा, मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूं। मुझे इस बात की पहले से ही भनक लग गई थी कि ये मुखिया जरूर कुछ ना कुछ गलत कर रहा होगा, तभी मैंने छानबीन शुरू कर दी। अभी मुझे पता चला कि मुखिया और नैना के पिताजी बचपन के मित्र थे। नैना के पिताजी जो कि पहले मुखिया थे, उसे मरवा दिया सिर्फ एक गांव के मुखिया बनने के लिए। और बची नैना की मां, तो वो तो नैना को जन्म देते समय ही दुर्भाग्य से मर चुकी थी। हालातों को देखते हुए, मौका देखकर यह बन गया गांव का मुखिया। तब मुखिया जी ने नैना की मां बाबा से बदला लेने के लिए नैना को मनहूस घोषित कर दिया। तब से मुखिया की सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए, इसीलिए मुखिया जी हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह से नैना को कैसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। और बस इसीलिए मुखिया जी ने राजकोष से धन और 2 पुश्तैनी घोड़े चुरा लिए और जंगल में भी 2 सैनिकों को भेजकर मुझ पर हमला करवाया था। यह साबित हो सके कि नैना एक मनहूस है और उसे राज्य से निकाल दिया जाए। अच्छा, तो ये बात है। जी महाराज इस सच को उजागर करने के लिए ही हम और नैना ने चाल चली थी। और देखिए महाराज, नतीजा आपके सामने है। तो मुखिया जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? मुखिया जी के बारे में जो अभी हम सब ने सुना है, उन सारे गुनाहों को देखते हुए मुखिया को फांसी की सजा सुनाते हैं। सैनिकों, ले जाओ इस दुष्ट मुखिया को सूली पर चढ़ा दो।